शहरी अनिका अपने पति स्पर्श, सास उर्मिला, जेठ मोहन और गांव की जेठानी विशाखा के साथ रहती है। ऐसे ही एक रोज। अरे ये क्या, आपने तो धोबी और दूध वाले का हिसाब किताब भी कर लिया भाभी। मुझे तो लगा कि आप गांव की हो और उसी कारण आपको पढ़ना लिखना नहीं आता होगा। अरे नहीं अनिका, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये जरूरी थोड़ी ना है कि अगर आप गांव की हो तो अनपढ़ और गंवार ही हो। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है, इसीलिए मुझे पढ़ना लिखना सब अच्छे से आता है। और तुम्हें पता है, मैंने तो इंग्लिश सब्जेक्ट में टॉप भी किया था अपने कॉलेज में। क्या बात है भाभी। पर फिर भी लगती तो आप गांव की ही हो ना। थोड़े मॉडर्न कपड़े भी पहना करो ना, और अपना थोड़ा लाइफस्टाइल भी चेंज करो। मॉडर्न होने के लिए वैसे ही कपड़े पहनना जरूरी थोड़ी ना है। और क्लब या पार्टी में जाकर अपनी लाइफस्टाइल बदलना मुझे जरूरी नहीं लगता। मैं इस नए जमाने से भी उतनी ही जुड़ी हुई हूँ जितना कि पुराने जमाने से जुड़ी हुई हूँ। इसीलिए मुझे तो यही लगता है कि मैं जैसी भी हूँ एकदम ठीक हूँ। वैसे बातें तो होती ही रहेगी। ये लो, ये खीर चखो और बताओ कि कैसी बनी है। वाह भाभी, ये तो एकदम यमी बनी है। क्या मिलाया है आपने इसमें? अरे कुछ भी तो नहीं अनिका, जैसे हर एक इंसान बनाता है सेम उसी प्रकार से बनाई है मैंने। हाँ वो बात अलग है कि मैंने थोड़ा ज्यादा प्यार मिलाया है। शायद उससे ही स्वाद में चार चांद लग गए हैं। हाँ भाभी, सही कहा आपने। सिर्फ उसी की तारीफ करती रहेगी या फिर खुद भी हमें तेरी तारीफ करने का मौका देगी? जरा सीख अपनी जेठानी से कुछ। इतना अच्छा खाना बनाती है वो, और अपनी घर गृहस्थी को कितने अच्छे से संभालती है। हाँ माँ जी, सीखूंगी धीरे धीरे। अभी मुझे यहाँ पर आए कुछ ही तो दिन हुए हैं। ठीक है, लेकिन जल्दी सीख लेना। मोहन रात में नाइट शिफ्ट के लिए जाता है और सुबह वापस लौट आता है। ऐसे ही एक दिन। अरे विशाखा, आज मेरी छुट्टी है ना, तो मैं रात में आराम से सो पाऊंगा। क्या? लेकिन आज तुमने छुट्टी क्यों ली? मतलब? अरे भाभी, आप अचानक से इतनी हैरान क्यों हो गए? आप नहीं चाहती क्या कि भाई साहब आज छुट्टी ले ले? कहीं आप चुपके से रात में पार्टी करने का कोई प्लान तो नहीं बना रही ना? बताइए भाभी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस यूं ही बोल रही थी। अक्सर इन्हें शनिवार या रविवार को ही छुट्टी मिलती है ना, पर आज अचानक से यूं हफ्ते के बीच में ही मिली है। इसीलिए थोड़ी सी हैरान हो गई मैं। अब बॉस ने ही दी है बाबा। खैर, आज कोई अच्छी सी मूवी देखकर ही सोऊंगा मैं। और सुनो ना, तुम वो फालूदा बनाती हो ना घर पर, वो भी बना देना। उसे ही पीकर सोऊंगा मैं। बहुत मजा आएगा रात में। अच्छा ठीक है बाबा, बना देती हूँ। अरे भाभी, ये फालूदा कैसे बनाते हैं? प्लीज मुझे भी सिखाइए ना। ठीक है, चलो मेरे साथ। फिर रात के समय जब अचानक से मोहन की आँख खुलती है, तभी वो देखता है कि विशाखा अपने कमरे में है ही नहीं। और वो बेचैन होकर उसे घर में हर तरफ ढूंढने लगता है। विशाखा, कहाँ हो तुम विशाखा? हे भगवान, पता नहीं ये कहाँ चली गई। मोहन की आवाज सुनकर सब उठ जाते हैं। अरे क्या हुआ भाई, भाभी घर पर नहीं है क्या? हाँ बेटा, क्या हुआ है? पता नहीं माँ, पर वो अंदर है ही नहीं। बाथरूम भी खुला था और ना ही वो बालकनी में है। मैंने तो उसे हर जगह ढूंढा। ऊपर से वो अपना फोन यही छोड़कर गई है। देखा भाई साहब, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि भाभी के आज के प्लान बाहर जाने के हैं। इसलिए वो आपकी लास्ट मिनट वाली छुट्टी की बात सुनकर हैरान हो गई थी। क्या? उतने में वहां पर विशाखा आ जाती है। अरे क्या हुआ है? अब सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए हो? और तुम पूरे घर में मेरा नाम क्यों ले जा रहे हो मोहन? तुम यहाँ पर? इसका मतलब तुम कमरे में ही थी विशाखा? हाँ मोहन, मैं तो कमरे में ही थी। और कहाँ जाऊंगी मैं? अरे अगर तुम कमरे में ही थी तो फिर तुम मुझे दिखी क्यों नहीं? ना तो तुम बेड पर थी, ना ही बाथरूम में, और ना ही बालकनी में थी तुम।
ओफो मोहन, तुम भी ना। नींद में से उठकर शायद तुम्हें वहम होने लगा है। मैं तो सो ही रही थी। शायद तुम नींद में से उठकर ऐसे ही बाहर आ गए। नहीं विशाखा, मैं पूरे होश में ही उठा हूँ। अचानक से मेरी आँख खुल गई थी और तभी मैंने देखा कि तुम बेड पर नहीं थी। अरे बेटा, हो सकता है कि ये तुम्हें वहम हुआ हो। हाँ भाई, अब आप इतना मत सोचिए। देखिए, भाभी तो यहीं पर है ना, तो अब जाकर आराम से सो जा। गुड नाइट। अच्छा ठीक है, गुड नाइट। सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, लेकिन अनिका को नींद आती ही नहीं। भाई साहब की बातें सुनकर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो नींद में थे या फिर उन्हें कोई वहम हुआ है। उनकी छुट्टी की बात सुनकर भाभी भी अचानक से घबरा गई थी और साथ ही अब वो गायब भी हो गई। और निकल निकल कर वो अपने कमरे से ही बाहर निकली। और आखिर वो गई कहाँ पर थी? भाभी तो मुझे थोड़ी अजीब सी ही लग रही थी। अरे मन ही मन क्या बातें कर रही हो अनिका? चलो सो जाओ अब। हाँ स्पर्श, बस सो ही रही हो बेबी। और लाइट्स भी ऑफ कर देना। ठीक है बाबा। स्पर्श के कहने पर अनिका ज्यादा कुछ सोचे बिना ही सो जाती है। फिर एक दिन, हे भगवान, मैं तो भूल ही गई हूँ कि ये लाल मसूर की दाल कैसे बनाते हैं। एक बार भाभी से पूछ लेती हूँ, फिर उसके बाद ही बनाऊंगी, वरना मैं कोई गड़बड़ ही कर दूंगी। फिर अनिका विशाखा के कमरे में जाती है। तभी वो उसे अलमारी को सरकाते हुए देखती है। अरे, तुम यहाँ पर दरवाजा तो मैंने ही लॉक किया था, तो फिर ये कैसे खुल गया? जाने दो। पर क्या हुआ भाभी? आप अलमारी क्यों सरका रही थी? कोई सफाई वगैरह चल रही है क्या? नहीं तो, मेरा मतलब हाँ, मैं तो बस थोड़ी सफाई ही कर रही थी, इसीलिए अलमारी सरका रही थी। तुम बोलो, क्या हुआ है? दरअसल भाभी, मुझे वो लाल मसूर की दाल बनाने आता ही नहीं है। तो आप ही बताइए मुझे कि मैं वो दाल किस तरह से बनाऊं, वरना मैं तो कुछ और ही बना दूंगी और फिर सबको उसे खाकर हॉस्पिटल भागना पड़ेगा। अच्छा ठीक है बाबा, चलो आती हूँ मैं रसोई में। बस 2 मिनट दे दो मुझे। ठीक है भाभी। भाभी के चेहरे पर आज फिर से घबराहट थी, मानो अलमारी के पीछे उन्होंने कुछ छुपा के रखा है। या भाभी सच में राजों से भरी हुई है, या फिर मैं ही अपने दिमाग के खोड़े दौड़ा रही हूँ। ऐसे ही एक दिन, अरे चुप कर, तूने ही मेरे आंगन में कचरा डाला है। जब तुझे अच्छे से पता है कि मैंने यहाँ पर पापड़ सुखाए हैं, तो फिर तूने ये सब किया ही क्यों? सत्यानाश हो तेरा। पर सरला काकी, मैंने आपके आंगन में कचरा नहीं फेंका है, और मैं भला ऐसा काम क्यों करूंगी? मुझे पता है कि ये आपका आंगन है, इसीलिए मैं ऐसा कभी भूलकर भी नहीं कर सकती। ओ तेरी, ये कचरा तो मैंने अपनी खिड़की से फेंका है, और उस वक्त मैंने देखा ही नहीं कि सरला काकी ने अपने आंगन में पापड़ सुखाने रखा है। अपना ये अच्छाई का ढोंग करना बंद कर दे। मुझे सब पता है कि तू कितनी बड़ी कलाकार है। पूरे मोहल्ले में अच्छाई की मूरत बनने के लिए ये सब तू नाटक करती है और सभी लोगों की बस तारीफें बटोरना चाहती है। नालायक कहीं की। असलियत तो ये है कि तू एक नंबर की चुड़ैल है, चुड़ैल। मैं सच कह रही हूँ काकी, शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ये कचरा मैंने नहीं फेंका है, माता रानी की कसम। अरे भगवान को तो इन सब में ला ही मत तू। उनकी झूठी कसम खाते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? जा, जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मर जा। सरला, बस बहुत हुआ हाँ। अरे मेरी बहू को इतना सब सुनाने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? जब ये कह रही है कि इसने कचरा नहीं फेंका है, तो तू इस पर यकीन क्यों नहीं कर रही? और तेरे पास क्या सबूत है कि ये कचरा मेरी बहू ने ही किया है? सबूत तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि ये करामात तेरी इस फर्जी बहू की ही है। इसकी मासूम शक्ल पर मत जाओ। ये लड़की बहुत पहुंची हुई है। अरे चुप हो जा सरला, वरना आज तो मैं तेरा भरता ही बना दूंगी।
मेरी बहू जैसी तो कोई बहू नहीं है। इसमें इतने गुण हैं जितने कि इस पूरे मोहल्ले की बहुओं में भी नहीं होंगे। इसलिए तू अपनी हैसियत में ही रह और जरा संभाल कर बात कर। तू 7 जन्म भी लेगी ना, फिर भी इसकी तरह कभी नहीं बन पाएगी। इतनी अच्छी है ये। अबे ओ उर्मिला की बच्ची, ज्यादा बोल मत, वरना वरना क्या। बस कीजिए माँ जी, आप क्यों लड़ रही हो इनसे? आपकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है। और देखिए सरला काकी, आपको जो समझना है समझ लीजिए। अगर आपकी माफी मांगकर ही आपका गुस्सा शांत होगा तो यही सही। मैं हाथ छोड़कर माफी मांगती हूँ आपसे, पर मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। पर फिर भी आप मुझे माफ कर दीजिए। ये सब तू क्या कर रही है बहू? इस चंडाल से माफी क्यों मांग रही है तू? अरे माफी तो इसे तुझसे मांगनी चाहिए। एक नंबर की बेशरम औरत है ये। अरे चुप रहे, बेशरम होगी तू। अरे अब बस भी कीजिए। जा, जाकर अपनी इस पगलेट सास को समझा दे, वरना इसे किसी पागल खाने में ही भर्ती करा दे। ये तो वही रहने के लायक है। अरे मैं तो पागल खाने में रहने के तो लायक हो, लेकिन तू तू तो कूड़ेदान में रहने के लायक है। वही तेरी असली जगह है, कचरे के बीचों बीच। अनिका, तुम क्या खड़े खड़े सब देख रही हो? माँ जी को अंदर लेकर जाओ। हाँ भाभी। और माँ जी, आप अंदर चलिए। विशाखा और अनिका उर्मिला को जैसे तैसे करके अंदर लेकर जाते हैं। और इस घटना के 3 दिनों बाद अचानक से सरला के घर पर चोर आकर पूरी तिजोरी लूटकर चले जाते हैं। हाय रे, बर्बाद हो गई मैं तो। ना जाने कौन था वो मुआ जिसने मेरी पूरी तिजोरी ही लूट दी। मेरे पति और बेटे की खून पसीने की मेहनत थी, पर एक पल में ही वो सब चकनाचूर हो गया। सरला काकी के साथ बहुत बुरा हुआ है, और अब तो हमें भी चौकन्ना रहना होगा। दिन दहाड़े घरों में चोरी हो रही है, और ये बड़ी ही चिंता करने वाली बात है। हाँ भाभी, मुझे तो अब ये सब सोचकर नींद ही नहीं आएगी। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो सरला भी कोई कम नहीं है। जब देखो तब किसी न किसी के साथ झगड़ती ही रहती है, वो भी छोटी छोटी बातों पर। अगर दूसरों की हाय और बद्दुआ लेगी तो उसके साथ तो ऐसा ही होगा ना। जाने दीजिए ना माँ जी, हमें दूसरों को बुरा बोलकर अपना मुंह खराब नहीं करना चाहिए। सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। सारी चीजों का हिसाब किताब करने के लिए वो बैठे हैं ना, तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। हाँ बेटा, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। फिर 2 दिनों के बाद अचानक से रात में जब अनिका पानी पीने के लिए रसोई में जाती है, तभी उसे विशाखा के कमरे में से मंत्रों की आवाजें सुनाई देती है। अरे ये क्या, भाभी ये सब क्या बड़बड़ा रही है? भाई साहब तो इस वक्त नाइट शिफ्ट पर गए हैं, फिर ये अकेले में मंत्र जाप क्यों कर रही है? और ये कोई पूजा भी तो नहीं हो सकती। भला रात के 2 बजे इस तरह पूजा थोड़ी ना कोई करता है। फिर आखिर ये क्या माजरा है? अचानक से उन मंत्रों की आवाज रुक सी जाती है, और एक भयानक सा सन्नाटा छा जाता है। बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? ये जो कुछ भी हो, पर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तो सोने जा रही हूँ बाबा। यहाँ तो अब 1 मिनट भी मैं खड़ी नहीं रह सकती। घबराहट के मारे अनिका फौरन अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर अगले दिन, गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग अनिका। क्या बात है भाभी, आज आप पराठे बना रही हो? हाँ अनिका, गोभी पनीर और आलू, इन तीनों के भी पराठे बना रही हूँ मैं। अब घर में सबकी अलग अलग पसंद है ना, इसीलिए। हाँ भाभी, सो तो है। वैसे कल रात को आप कितने बजे सोई थी? क्यों? बस यूं ही पूछ रही हूँ भाभी। मैं तो हर रोज रात को 11:30 से 12 बजे तक सो जाती हूँ। फिर सुबह जल्दी भी तो उठना पड़ता है ना, इसीलिए। पर तुम अचानक से ऐसा क्यों पूछ रही हो? कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी ना। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई वजह नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा,
वैसे मुझे पराठे बेलना और सेकना तो आता है, लेकिन ये कमबख्त मसाला बनाना तो आता ही नहीं मुझे। तो ये थोड़ा सिखा दीजिए ना मुझे भाभी। ठीक है अनिका, सिखा दूंगी मैं। थैंक यू सो मच भाभी। भाभी ने मुझसे झूठ कहा। रात के 2 बजे तक तो ये अपने कमरे में मंत्र पढ़ रही थी, और यहाँ ये मुझसे ये कह रही है कि ये रोजाना रात के 11:30 से 12 बजे सो जाती है। इसका मतलब भाभी जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। कोई राज है उनके मन में। पर आखिर क्या है वो राज? मैं तो इसका पता लगा कर ही रहूंगी। फिर दोपहर के समय जब विशाखा अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तभी अनिका वहां पर आती है और उसे विशाखा के अलमारी के नीचे सरला की फोटो मिलती है, जिस पर लाल रंग बिखरा होता है। और यह देखकर अनिका हक्का बक्का हो जाती है। ओ तेरी, ये तो सरला काकी की फोटो है, और उस पर ये लाल रंग। लेकिन उनकी फोटो यहाँ पर क्या कर रही है? कहीं भाभी कोई काला जादू तो नहीं कर रही ना? उस दिन भी इनका सरला काकी के साथ झगड़ा हुआ था, और उसी के बाद सरला काकी की तिजोरी लुट गई थी, और उनका परिवार अब गरीबी का शिकार हो चुका है। बाप रे! इसका मतलब मेरी गांव की जेठानी काला जादू करती है, और इसीलिए ये रात में मंत्र पढ़ रही थी। शायद वो ये सब कुछ भाई साहब के जाने के बाद ही करती होंगी, और इसीलिए ये उस दिन भाई साहब की छुट्टी की बात सुनकर इतनी हैरान हो गई थी, और उस रात में 2 मिनट के लिए ये अपने कमरे से गायब भी हो गई थी। पता नहीं क्या चल रहा है उनके मन में। अब अनिका के दिमाग में बस यही बात दिन रात घूमने लगती है, और वो विशाखा की हर चाल पर कड़ी नजर रखने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब मोहन की सहेली टीना घर आती है, तभी, अरे टीना, यहाँ पर सब कुछ देसी खाना बना है, तो तुम खा पाओगी ना? हाँ हाँ, बिल्कुल खाऊंगी विशाखा। अब जो सब कुछ मोहन को पसंद है, वही सब मुझे भी तो पसंद है ना? क्यों मोहन? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे मोहन, हम दोनों ने तो एक सेल्फी भी नहीं ली है साथ में। जरा पास आओ तो। लेट्स क्लिक अ सेल्फी। श्योर टीना। अरे कम से कम खाते समय तो ये सब मत करो ना। जब देखो तब फोन फोन और फोन। ये आजकल की पीढ़ी तो एकदम पागल हो गई है। कम ऑन आंटी जी, इतना तो चलता ही है ना। मैं तो खाना खाने के बाद आपके साथ भी ढेर सारी सेल्फीज लूंगी। ना बाबा ना, मुझे तो बख्शी दे तू। मेरे साथ ये सेल्फी फिल्फी खींचने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मोहन, तुम वहां पर क्यों बैठे हो? मेरे बगल में बैठो ना। वैसे भी हम इतने दिनों बाद मिले हैं। अच्छा रुको, मैं ही उठकर तुम्हारे बगल में आती हूँ। और विशाखा, ये सलाद तो तुम एक ही प्लेट में दे दो। मैं और मोहन इस एक प्लेट में ही खा लेंगे। टीना मोहन से कुछ ज्यादा ही चिपकती है। फिर बाद में विशाखा साइड में जाकर मोहन से बात करती है। देखो मोहन, मैं जानती हूँ कि टीना तुम्हारी सालों पुरानी सहेली है, लेकिन उसे ये बात समझनी चाहिए ना कि अब तुम कोई कुंवारे नहीं रहे, शादीशुदा हो चुके हो। पर वो तो तुमसे बिल्कुल किसी चिंबक की तरह चिपके रहती है। कोई तुम हो कि उसे कुछ बोलते भी नहीं। अब मैं उसे क्या बोलूं विशाखा? वो तो एकदम पागल सी है। कुछ बोलूंगा तो गुस्सा होकर चली जाएगी। तुम्हें तो पता ही है ना कि वो लड़की कितनी नासमझ है। एकदम बचकानी हरकतें करती है वो जो भी हो मोहन, अगर बोल नहीं सकते तो खुद ही उससे थोड़ी दूरी बनाओ। और ये आज आई है घर पर आइंदा से अगर इसे यहाँ पर आना हो तो इसे साफ साफ कह देना कि वो जरा अपनी हरकतों को सुधारे, वरना मेरा मुंह बंद नहीं रहेगा। मैं उसे कुछ ऐसा बोल बैठूंगी जिससे उसे बहुत मिर्ची लग सकती है। ठीक है बाबा, तुम फिक्र मत करो। सो आएगी सो जाएगी, लेकिन मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही रहूंगा ना। कोई भी मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसी बात है क्या? इतना कहकर मोहन विशाखा के गले लगता है, और ये सब चुपके से अनिका देख लेती है। फिर 3 दिनों के बाद अचानक से टीना का एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है,
और ये खबर सुनकर सबके सब बहुत हैरान रह जाते हैं। मोहन भी स्पर्श के साथ हॉस्पिटल चला जाता है। क्या? हाँ बेटा, मोहन स्पर्श के साथ टीना को देखने गया है। डॉक्टर ने कहा है कि वो एक हाथ से अपाहिज हो चुकी है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? आए दिन बस बुरी खबरें ही सुनने में आ रही हैं। अभी 3 दिनों पहले की ही बात है। वो कितनी हंस रही थी, कितनी खुश थी वो हमारे साथ। और अब देखो, आज अचानक से ये खबर मिली है। बेचारी टीना। पर मुझे तो इन सब में भाभी का ही हाथ लग रहा है। उस रात को ये भाई साहब को साइड में ले जाकर टीना की कितनी बुराई कर रही थी। इनकी बातों से तो साफ साफ समझ आ रहा था कि इन्हें उस टीना से कितनी नफरत है। फिर अगले दिन सफाई करते समय अनिका को घर के पीछे के हिस्से में एक काली गुड़िया दिखती है, जिसके पेट में सुई चुभी होती है। अरे बाप रे! अरे ओ नालायक, दिन दहाड़े कोई भूत देख लिया क्या तूने? अरे क्या हुआ अनिका? ये देखिए माँ जी, हमारे घर के पीछे एक काली गुड़िया किसने डाली है? और इस पर तो कोई सुई भी चुभी हुई है। ये सब तो तब भी होता है ना, जब कोई काला जादू करता है। सच बताइए भाभी, ये सब कुछ आपने ही किया है ना? क्या? और नहीं तो क्या। माँ जी, मैं आपको एक सच बताना चाहती हूँ। भाभी काला जादू करती है, वो भी रात के समय चुप चुप के। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या अनिका? ये तुम क्या बकवास किए जा रही हो? ये देखिए, भाभी के कमरे की खिड़की इसी पिछले हिस्से में ही आती है। इनकी खिड़की से ही गिरी होगी ये काली गुड़िया। आपको पता है माँ जी, इनके कमरे में से रात के 2 बजे मंत्रों की आवाज आती है। और ये मुझसे झूठ कहती है कि ये रात में 11:30 से 12 बजे तक सो जाती है। और तो और जब इनका सडला काकी के साथ झगड़ा हुआ था, ठीक उसके 3 दिनों के बाद उनके घर पर भी कितनी बड़ी चोरी हो गई थी। उनके परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ ही गिर पड़ा हो। और उसके अगले ही दिन मुझे भाभी के कमरे में सरला काकी की फोटो भी दिखी, जिस पर लाल रंग गिरा हुआ था। क्या? हाँ माँ जी। और इतना ही नहीं, मैं ये भी दावे के साथ कह सकती हूँ कि टीना का एक्सीडेंट भी इन्होंने ही अपने काले जादू से किया होगा। इन्होंने उसके बाल वाल को चुपके से ले लिए होंगे, जिसके जरिए इन्होंने उसका बुरा कर दिया, ताकि वो लड़की मोहन भाई साहब से दूर रहे। जो भी इनके साथ गलत करता है, ये उन पर काला जादू करके उनका पूरा करती है। और अब मैं इनका पैटर्न अच्छे से समझ चुकी हूँ। अनिका की बातें सुनकर उर्मिला उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। माँ जी, आपने मेरा गाल लाल क्यों कर दिया? अरे आज तो तूने ये सब कह दिया, पर आइंदा से ऐसा कुछ भी मत कहना। अरे तुझे तो पता भी नहीं ये विशाखा ने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया है। इसलिए ये फालतू के इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचना। काला जादू करना तो क्या, ये तो उसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। हम हमेशा इसकी तारीफ करते हैं, जिसके चलते तू नजरअंदाज हो जाती है। और इसीलिए चलन के मारे तू अपनी जेठानी को मेरी नजरों में बुरा बना रही है। क्यों? सही कहा ना मैंने? अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज चुप हो जाओ अनिका। अरे मैंने तो तुम्हें अपनी छोटी बहन के समान समझा है, और तुमने क्या किया? उसके बदले में मुझे ये सिला दिया। देख अनिका, ये काली गुड़िया कहाँ से आई मुझे तो बिल्कुल नहीं पता, लेकिन हमारे घर के चारों तरफ से सुरक्षा धागा बंधा हुआ है, जिससे कोई भी बुरी शक्ति का हम पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता। इसलिए अगली बार से ये सब मत करना। और ये मैं तुझे पहली और आखिरी चेतावनी दे रही हूँ। नहीं माँ जी, भाभी ने अपने काले जादू से आपको, भाई साहब और स्पर्श को भी अपने वश में कर रखा है, और इसीलिए आप सब इनके गुणगान गाते रहते हो। अरे अब बस कर, वरना तेरा दूसरा गाल भी सुझा दूंगी मैं। चल जा यहाँ से, नालायक कहीं की। उर्मिला के गुस्से से डरकर अनिका अपने कमरे में चली जाती है। फिर बाद में, माँ जी आप बाकी सब चाहे कुछ भी कह दे, पर मैं अपनी गांव की जेठानी का पर्दाफाश तो करके ही रहूंगी। पर उसके लिए मुझे ठोस सबूत इकट्ठा करने होंगे।
क्योंकि बिना किसी सबूत के कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। और सारा राज भाभी के कमरे में ही छुपा हुआ है, और वो केवल रात में ही अपना काला जादू करती है। बस भी करो अनिका, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ ने मुझे और भाई को सब कुछ बता दिया है कि कैसे तुमने भाभी पर बेवजह ही इतने गलत इल्जाम लगाए। और ये सब बहुत गलत कर रही हो तुम अनिका। तुम नहीं जानती कि भाभी कितनी अच्छी और सच्ची है। ऐसा कुछ भी नहीं है स्पर्श। वो तो केवल तुम सबके सामने एक मुखौटा पहनती है, और उसने अपने काले जादू से तुम सबको अपने वश में करके रखा है। ओ गॉड अनिका, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझ पर विश्वास करो। ऐसा ही है स्पर्श, और मैं ये बात जल्द ही साबित करके रहूंगी। देखना तुम। मुझे तो इस बात की हैरानी हो रही है कि एक पढ़ी लिखी औरत होकर भी भाभी ये सब कैसे कर सकती है। आखिर ठहरे गांव की है, और गांव के लोग तो ये सब करना अच्छे से जानते हैं। अब रात के समय अनिका सोती ही नहीं, और हर पल वो विशाखा के कमरे के बाहर नजर रखती है। ऐसे ही एक रोज जब दिन में विशाखा बाहर गई होती है, तभी अनिका चालाकी से उसके कमरे में जाती है, और वो हर जगह कोई सुराग ढूंढने लगती है। ये क्या? इस अलमारी के पीछे कुछ तो है। फिर अलमारी को सरकाने पर उसे अलमारी के पीछे एक दरवाजा दिखाई देता है, जिस पर ताला लगा होता है। ओ गॉड! इसका मतलब भाभी इसलिए उस दिन अलमारी सरका रही थी, क्योंकि वो अपना काला जादू ये सीक्रेट रूम के अंदर करती है, जो अलमारी के पीछे है। पर मैं इस ताले को तोड़ू तो कैसे तोड़ू? अनिका बहुत सोचती है। फिर बाद में हथौड़े से उस ताले को तोड़कर वो उस सीक्रेट कमरे के अंदर जाती है, जहां हर तरफ अंधेरा होता है। मोमबत्ती और दिए जल रहे होते हैं, और दीवारों पर मंत्र भी लिखे होते हैं, और हर तरफ बस खोपड़ी और कंकाल लटके होते हैं। एक तरफ कढ़ाई में कुछ उबल रहा होता है, और ये सब देखकर अनिका की रूह कांप उठती है। बाप रे! ये कमरा तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। पर फिर भी मुझे भाभी की असलियत सबके सामने लानी ही होगी। मुझे बिल्कुल भी नहीं डरना। मैं ये कर सकती हूँ। अनिका फौरन अपने कमरे में रखा हुआ मिनी कैमरा लाकर वो उसे उस सीक्रेट रूम में अटैच कर देती है, और रात में वो सीसीटीवी फुटेज देखती है। और तेरी भाभी ने तो खोपड़ियों का हार पहना हुआ है, और ये कैसा हवन कर रही है ये? और ये कैसी दवाई बना रही है? ये फुटेज तो मुझे सबको दिखानी होगी, तभी जाकर सभी लोग मेरा यकीन करेंगे। फिर अगले दिन अनिका सभी घर वालों के सामने वो फुटेज प्ले करती है, और आखिरकार विशाखा का सच सबके सामने आ ही जाता है। देखा आपने, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही थी। भाभी वाकई में काला जादू करती है। ये सब क्या है बहू? और तूने ये सब किया ही क्यों? तुझे हमने इतना सर्वगुण संपन्न माना, लेकिन तू ही असल में विलन निकली। मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी भाभी। बहुत गलत किया है आपने। अरे तुमने तो हम सबको धोखा दिया है विशाखा। आखिर दूसरों को बर्बाद करके तुम्हें क्या मिला? आप लोग मुझे गलत समझ रहे हो। हाँ, ये सच है कि मैं काला जादू करती हूँ, पर ये जादू मैं किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं करती, बल्कि सबकी मदद करने के लिए करती हूँ। क्या? हाँ, सबको यही लगता है कि काला जादू केवल बुरे काम के लिए ही किया जाता है, पर असल में हम काला जादू लोगों को अच्छा करने के लिए भी कर सकते हैं, और इसीलिए मैं ये सब कर रही थी। और ये जादू तो मैं आज भी सीख रही हूँ। और अनिका, तुम्हें क्या लगा कि मेरे पास तुम्हें सरला काकी का फोटो मिला तो इसका मतलब मैंने उन पर काला जादू किया और इसीलिए उनके घर पर चोरी हुई? नहीं अनिका, सच्चाई तो ये है कि जब उनके साथ वो हादसा हुआ, उसके बाद मैंने उन पर काला जादू किया है। और अब देखना, अगले 2 दिनों के बाद उनके घर पर अचानक से सारा सोना और पैसा वापस आ जाएगा। और साथ ही मैंने काली जादू की पुस्तक में देखकर औषधि भी बनाई है, जिसे पीकर टीना का अपाहिज हाथ भी फिर से पहले जैसा हो जाएगा।
मेरी औषधि पीकर बीमार लोग भी ठीक हो सकते हैं और मैं ये मंत्र इसीलिए सीख रही हूँ ताकि मैं इसकी मदद से जरूरतमंद इंसान की मदद कर सकूं। ऐसे कैसे भाभी? और हम आपकी बातों पर भरोसा कैसे करें कि आपने ये सब भले के लिए किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमें बेवकूफ बना रही हो? मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ अनिका, और इसीलिए मैंने ये राज सबसे छुपा कर रखा, क्योंकि मुझे पता था कि कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। पर मैं ये सारी बातें आपको पूरी तरह से सीखने के बाद ही बताने वाली थी। पर अब जब अनिका ने मेरा राज खोल ही दिया है, तो मैं जितना सीख पाई हूँ वो मैं आप सबको करके भी दिखाऊंगी। माँ जी, 2 दिनों पहले आप अपने हाथ के बल गिरी थी ना, और आपका वो हाथ अभी भी दर्द कर रहा है। हाँ, वो तो है। फिर विशाखा उर्मिला के हाथ को छूकर कुछ मंत्र पढ़ती है और वो उस पर अपनी बनाई हुई औषधि लगाती है, जिससे उर्मिला का दर्द तुरंत गायब हो जाता है। अरे, ये तो वाकई में चमत्कार ही हो गया। मेरे हाथ का दर्द तो सच में चला गया। क्या? हाँ निका, अब और क्या सबूत दूं मैं आप सबको? मानना पड़ेगा तुझे बहू, अच्छाई की मिसाल है तू। तुझे उस सरला ने भी कितना बुरा कहा, और वो टीना तो हर वक्त तेरे पति के पीछे ही पड़ी होती है। और रही बात गरीब और बीमार लोगों की, तो उनके लिए भी निस्वार्थ भाव से कितना कुछ करती है। सच में इंसान हो तो तुझ जैसा हो। माफ कर दीजिए भाभी, मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं अनिका, मुझे तुम पर गर्व है विशाखा। और इस तरह अंत में विशाखा के काले जादू के कारण सरला को उसका सोना और पैसा अपने आप वापस मिल जाता है, और टीना का टूटा हुआ हाथ भी औषधि के कारण ठीक हो जाता है। और इसी तरह विशाखा गरीब और बीमार लोगों की मदद करती है, और ये देखकर पूरा मोहल्ला उसकी खूब तारीफ करता है। गांव के रहने वाले सिमर अपनी सास वंदना और पति रितेश के साथ शहर में रहती है। दिसंबर का महीना आ चुका था और ऐसे में इस बार शहर में ठंड थोड़ी ज्यादा पड़ी होती है। ये भगवान, पहली बार शहर में इतनी ठंड पड़ी है। इससे पहले इतनी ठंड तो कभी नहीं पड़ी। जा सिमर, जाकर खिड़की और दरवाजे सब बंद कर दे, और ये मुआ पंखा भी, इसे भी बंद कर दे। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ जी? अरे इसे भी कोई ठंड कहता है क्या? और आप इतना क्यों कांप रही हो? और मैं कोई पंखा या खिड़की दरवाजे बंद नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे पहले से ही बहुत गर्म हो रहा है। और ऐसे में अगर मैंने ये बंद कर दिया तब तो मुझे और गर्मी लगेगी। क्या कहा? तुझे गर्मी हो रही है? और नहीं तो क्या माँ जी। अरे शहर में भी कोई ठंड पड़ती है क्या? असली ठंड तो हमारे गांव में पड़ती है। आपकी तो इतनी सी ठंड में हवा टाइट भी हो गई। लेकिन अगर आप गांव चलोगे तो वहां पर आपका क्या होगा? मैं गांव जाऊंगी ही नहीं। और सुन ले, तू गांव की है, इसलिए तेरे लिए ये शहर की ठंड काफी मामूली सी है। लेकिन हम शहर के लोग हैं और हमारे लिए ये ठंड भी बहुत है। इसलिए चुपचाप जाकर खिड़की और दरवाजे सब बंद कर दे, और साथ में ये पंखा भी बंद कर दे। अरे नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं करूंगी माँ जी। मैंने कहा ना आपसे कि मुझे बहुत गर्मी हो रही है और मुझे ऐसे गर्मी में नहीं मरना है। अरे बेल बुद्धि, अगर तुझे गर्मी में नहीं मरना तो तेरी खातिर हम ठंड में मरे क्या? ठीक है, मर जाओ फिर। या अरे तू पक्का गांव से ही आई है ना, या फिर किसी पागल खाने से छूटी है? जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन मैं जहाँ रहूंगी वहां पंखे और खिड़की तो खुले ही रहेंगे। बाकी मैं कुछ नहीं जानती। हे भगवान, पता नहीं ये कैसी जबरदस्ती है। सिमर अपने काम करने लगती है और वंदना खास सबके लिए महंगे स्वेटर्स लाती है, और उन्हें देखकर सिमर गुस्सा हो जाती है। माफ करना माँ जी, लेकिन आपकी अकल सच में खास चढ़ने गई है। क्या? ये तू क्या बकवास कर रही है बहू? बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। इस मामूली सी ठंड के लिए आपने इतने महंगे स्वेटर्स लाए हैं। भला इतने फालतू के पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी?
ज्यादा मुंह मत चला, हमें ठंड लग रही है, इसलिए मैंने ये स्वेटर्स लाए हैं। और तू होती कौन है मुझे ये बताने वाली कि मेरी अकल घास चढ़ने गई है या नहीं? नालायक कहीं की। और तेरे पैसे खर्च हुए हैं क्या, जो तू मुझे इतना बोल रही है? हाँ तो मेरा पति दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता है और आप उसके पैसों को इस तरह फालतू के खर्चे करके बर्बाद करती हो। अब क्या ही बोलूं मैं आपको। बच कर सिमर, अब तेरा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इससे पहले कि मेरा माथा फिरे, तू चुपचाप मुंह बंद करके अपने काम करने लग जा, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। वंदना की बातें सुनकर सिमर चुप हो जाती है। शादी हुए कुछ ही समय बीता होता है और अब उसे अचानक से इस शहरी ससुराल में रहते हुए बहुत ही ज्यादा बोर होने लगता है। ऐसे ही एक रोज जब वंदना सुबह से बाहर गई होती है, तभी मेरे सारे काम तो हो गए हैं, तो अब मैं क्या करूं? मक्खी मारूं? लेकिन यहाँ शहर में कमबख्त कोई मक्खी भी नहीं दिखती है। शहर के बारे में मैंने हमेशा अच्छा ही सुना था और ये वैसे अच्छा भी है, लेकिन गांव का अपना मजा ही अलग है। यहाँ तो सभी लोग अपनी जिंदगी में मगन होते हैं, बस भागते जा रहे हैं। किसके लिए, किस चीज के पीछे, ये तो उन्हें खुद भी नहीं पता। सभी लोग बस यही दिखाते हैं कि वो बहुत खुश हैं, लेकिन यहाँ तो कोई भी संतुष्ट नहीं है। खैर, मैं एक काम करती हूँ, अड़ोस पड़ोस की औरतों को घर बुला लेती हूँ, फिर उनके साथ मस्त चाय नाश्ता करूंगी आज। वे सिमर पड़ोसियों को घर बुलाकर शाम का चाय नाश्ता उन्हीं के साथ करती है। अरे वाह सिमर, तुम्हारे हाथ का खाना तो हम पहली बार खा रहे हैं। सच में कितना मस्त बनाती हो तुम खाना, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ, और ये पराठे और ये कचौरिया, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। इन पराठों पर मैंने गांव का देसी घी लगाया है और शादी के बाद तो मैं गांव के सारे मसाले यहाँ शहर में ही लेकर आई, फिर वही इस्तेमाल करके मैं खाना बनाती हूँ। वैसे यहाँ के दूध में तो कोई स्वाद भी नहीं है। अगर मेरा बस चले तो मैं घर के गेट पर गाय का तबेला ही बांध दूं, पर मेरी माँ जी मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करने देंगी। भले ही शहर का दूध खास ना हो, लेकिन तुम्हारे हाथ से बनी हुई ये चाय बिल्कुल तुम्हारी ही तरह बहुत खास बनी है। तुम बहुत अच्छी हो सिमर। लेकिन वंदना काकी तो सबके साथ हमेशा खड़ूसी पेश आती हैं। वो किसी को भी अपने घर पर नहीं बुलाती, फिर उस दिन भले ही तीज त्योहार हो, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सिमर, और बुरा मत मानना, लेकिन वंदना काकी को तुम जैसी अच्छी बहू मिली, ये तो सच में उनके भाग ही है। पता नहीं तुम कैसे झेलती हो उन्हें, क्योंकि जितना हमें पता है वो तो हर वक्त बस चिड़चिड़ ही करती रहती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माना कि माँ जी थोड़ी सी गुस्सेल स्वभाव की है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है, एकदम नारियल की तरह। बाहर से सख्त है, लेकिन अंदर से वो उतनी ही नरम है। पड़ोसी ने मस्त गप्पे लड़ाकर और खा पीकर वहां से चली जाती है। उतने में वहां पर वंदना आ जाती है और उन सबको देखकर उसका खून खोल उठता है। ये सब क्या चल रहा है सिमर बहू? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? मैं घर पर क्या नहीं थी, तो तूने तो मेरे घर को धर्मशाला बना दिया। मेरा घर? ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ जी? ये घर जितना आपका है उतना ही मेरा भी तो है ना। और मुझे घर में अकेले बैठकर बोरियत महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने नाश्ता करने के लिए पड़ोसियों को बुलाया। तो इसमें मैंने क्या गलत किया? तेरे मायके वाले क्या हमें मुफ्त का राशन भेजते हैं क्या हर महीने, जो तो इस तरह सब में बांट बांट कर सारे राशन की बर्बादी कर रही है? जब भी कुछ बने तो गली मोहल्ले में बांटने लगेगी, जब मन किया तब पड़ोसियों को दावत पर बुलाएगी। अरे मैं इस घर की मालकिन हूँ, तो यहाँ का एक पत्ता भी मेरे अनुमति के सिवा नहीं हिलना चाहिए। माना कि आप इस घर की मालकिन हो, लेकिन मैं भी आपकी कोई गुलाम नहीं हूँ। गांव में तो पूरा गांव एक परिवार जैसा ही होता है, इसलिए मैं पूरे गांव को अपना बड़ा मायका बोलती हूँ। और वैसे ही मैं यहाँ भी सबके साथ रहने की कोशिश कर रही हूँ।
सबके साथ ऐसे चल कूद कर रहना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। किसी से ठीक से बात ना करना, बस अकेले ही रहना, इन सब से ही आधी बीमारियां होती हैं। और इसीलिए ये शहर के लोग इतना तनाव में रहते हैं। जरा गांव के लोगों की तरह जीकर देखो, फिर देखना आपकी जिंदगी कितनी सुंदर बन जाएगी। अरे चुप हो जा ज्ञान की देवी, ज्यादा फालतू का ज्ञान मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने कह दिया सो कह दिया। आइंदा से गली मोहल्ले का कोई भी इस घर में नहीं आना चाहिए और ना ही इस घर के खाने का कोई पदार्थ उनके पास जाना चाहिए। माफ करना माँ जी, लेकिन मैं बाकी गांव की बहुओं की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, जो रो बिलक कर आपकी बातों में आ जाएगी। जो सही है मैं वही करूंगी, लेकिन जो गलत होता है उसके खिलाफ लड़ूंगी भी, और उसे किसी भी हाल में मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगी। और आपके कहने पर मैं मोहल्ले के लोगों के साथ रिश्ता बिल्कुल नहीं तोड़ूंगी। अगर मेरा मन किया तो वो लोग इस घर में जरूर आएंगे। सिमर के इस टशन को देखकर वंदना फिर एक बार गुस्सा हो जाती है। फिर रात के समय वो रितेश और उसके लिए आइसक्रीम लेकर आती है। और तभी, वाह यार रितेश, शहर में रहने का यही एक फायदा है कि यहाँ अलग अलग प्रकार के आइसक्रीम खाने मिलते हैं। ये वाली आइसक्रीम तो बहुत ही स्वादिष्ट है, इसलिए मैं इसी 5 और लाई हूँ। कल भी खाऊंगी, दिन में भी और रात में भी। क्या? हाँ रितेश, लो ना, ये रही तुम्हारी आइसक्रीम। जितनी चाहिए उतनी खा लो। अरे पागल वागल हो गई हो क्या? इतनी ठंड में ये आइसक्रीम खाने के लिए मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। तुम ही खाती बैठो इसे। और तुम्हारे दांत लोहे के बने हुए हैं क्या, जो तुम पर इस ठंड का जरा भी असर नहीं हो रहा? अरे मुझे तो यहाँ की ठंड देखकर ही हंसी आती है, और उससे भी ज्यादा हंसी मुझे यहाँ के लोगों को ठंड से कांपते हुए देखकर आती है। सच में रितेश, सबके सब पागल हो गए हैं। सभी के मन में डर है, लेकिन असलियत में तो ये ठंड कुछ भी नहीं है। एक बार ये आइसक्रीम खाओ, ठंड में तो इसे खाने का मजा ही कुछ और है। अगर इसे नहीं खाया तो जीवन में क्या ही खाया रितेश बाबू। नहीं नहीं, तुम ही खाती रहो इसे, मैं तो सोने जा रहा हूँ। और प्लीज खबरदार, अगर बीच रात में तुमने एसी ऑन किया तो। कल रात को भी तुमने एसी ऑन कर दिया था, जिसके चलते पूरा रूम ठंडा हो गया, जिस कारण मुझे हॉल में जाकर सोना पड़ा। तो फिर एसी क्या अचार डालने के लिए लगाया है क्या? अगर इंसान को गर्मी होगी तो सबसे पहले वो एसी ही ऑन करेगा ना, थोड़ी ना जाकर गीजर ऑन करेगा वो। देखो सिमर, अगर तुम्हें गर्म होता है तो तुम जाकर फ्रिज में बैठ जाओ, या फिर ठंडे पानी से नहा लो, या फिर तुम हॉल में जाकर सो जाओ। लेकिन मुझे यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ कि रात में सोने के बाद मुझे एसी बिल्कुल ऑन नहीं चाहिए। इतना कहकर रितेश सो जाता है। फिर अगले दिन जब सिमर गांव में अपनी माँ गायत्री को वीडियो कॉल करती है, तभी, अरे सिमर बिटिया, कहाँ पर है समधन जी? उनसे बात किए तो बड़े दिन हो गए हैं लाडो। अरे हाँ माँ, ये रही माँ जी। यहाँ पर आइए माँ जी, मेरी माँ का वीडियो कॉल चल रहा है, गांव से बोल रही है वो। नमस्ते समधन जी, कैसी हो आप? मैं तो एकदम अच्छी हूँ, आप कैसी हो? सब बढ़िया है। हे भगवान, वहां आपके पीछे हर तरफ ठंड का कोहरा छाया हुआ है क्या? आपके मुंह से भी बात करते समय धुआं निकल रहा है, और ऐसे में तो आपने कोई कान टोपी भी नहीं पहनी है, ना ही कोई स्वेटर, ना ही कोई मफलर। आप ऐसे कैसे रह सकती हो? आखिर किस मिट्टी की बनी हो आप? हाँ समधन जी, गांव में तो बस अभी ठंड शुरू ही हुई है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। आगे जाकर बहुत बढ़ेगी ये ठंड, तभी मैं स्वेटर और शॉल पहनूंगी। अभी तो हम सब काम में ही लगे रहते हैं, उसी में बहुत मेहनत हो जाती है कि हमें ठंड महसूस ही नहीं होती। आप बताइए, वहां की ठंड का क्या हाल है? यहाँ तो इस साल कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ी है। शहरों में अक्सर इतनी ठंड नहीं पड़ती, लेकिन इस साल ठंड ने रुख ही बदल दिया है। इसलिए मैं तो घर पर स्वेटर और मोजे पहन कर ही रहती हूँ। अरे माँ, अब आप ही बताओ इन्हें,
कि यहाँ की ये ठंड तो कुछ भी नहीं है और इतनी सी ठंड में इनका ये हाल हुआ है। सिमर बिल्कुल सही कह रही है समधन जी। आप हमारे यहाँ पर कभी रहने के लिए आइए, तब आपको समझ आएगा कि आखिर ठंड क्या होती है। दूर से ही हाथ जोड़ती हूँ, मैं चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ठंड में गाँव बिल्कुल नहीं आऊंगी। खुद से ही मौत को कोई बुलावा देता है क्या भला? क्या आप भी समधन जी, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। ऐसे ही एक रोज बाजार में आई गाजर को देखकर सिमर को हलवा खाने का बहुत मन करता है और वो ढेर सारी गाजर लाकर उसे कद्दूकस करने लगती है। हे भगवान, इतनी सारी गाजर! अरे ओ अक्ल की अंधी, इतनी गाजरों का क्या करेगी तू? अचार डालूंगी माँ जी। क्या? क्या अब भी माँ जी, क्या बोल रही हूँ? गाजर है तो इसका हलवा ही बनाऊंगी ना। और ये गाजर का हलवा तो साल में केवल एक ही बार बनता है, वो भी ठंड के मौसम में। और मेरे बड़े मायके में यानी गांव में हम सभी गांव वाले एक साथ इकट्ठा होकर गाजर का हलवा बनाते हैं और वो हलवा पूरे गांव में बांटा जाता है। इसीलिए यहाँ पर भी मैं ढेर सारा हलवा बनाकर उसे पूरे मोहल्ले में बांटूंगी। क्या कहा? बाप रे, मुझे हार्ट अटैक दिलाने का इरादा है क्या तेरा? अगर तू पूरे मोहल्ले में हलवा बांटेगी तो गैस, घी और चीनी सब कुछ कितना बर्बाद होगा। नहीं नहीं, तू गाजर का हलवा नहीं बनाएगी और ये सारे गाजर अभी के अभी जाकर उस सब्जी वाले को वापस कर दे। ये एक शहर है और मैं तुझे यहाँ पर अपना दूसरा गांव बसाने नहीं दे सकती, क्योंकि अगर तू वो करने लगी तो हमें कंगाल होकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर गांव जाना पड़ेगा। माँ जी, आपको हर चीज में इतना नाटक क्यों करना होता है? और ये हलवा थोड़ी ना हर रोज बनाया जाता है, साल में एक ही बार तो बनता है। या तो आपने मुझे ठीक से ठंड के मजे भी लेने नहीं दिए। जब देखो तब ये मत करो वो मत करो, बस यही आता है आपको। चाहे कुछ भी हो जाए माँ जी, लेकिन ये गाजर का हलवा तो बनकर ही रहेगा। मैं भी देखती हूँ कौन सा माई का लाल रोकता है मुझे। इसकी तो ऐसी की तैसी, इसकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सास है और मैं इसकी बहू हूँ। सिमर वंदना की एक नहीं सुनती और ढेर सारा गाजर का हलवा बनाती है और वो उसे सब में बांटती है। और ये देखकर वंदना बहुत गुस्सा हो जाती है। देख रितेश, तेरी बीवी के कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। इसे मैंने साफ मना किया था कि ये गाजर का हलवा मोहल्ले में नहीं बटेगा, लेकिन नहीं, इसने मेरी एक नहीं सुनी और हमेशा की तरह अंत में अपनी ही मन की। सिमर, इतना सब करने की क्या जरूरत है? हमेशा तुम ही सबके लिए करती रहती हो। कोई तुम्हें अपने घर पर बुलाता है क्या चाय पानी के लिए? या फिर कोई अपने घर पर बना हुआ कुछ लाकर देता है तुम्हें यहाँ? नहीं ना? फिर तुम जगत माता क्यों बनना चाहती हो? अरे 1000 बार कहा है मैंने इससे कि यह एक शहर है, इसका गांव नहीं। यहाँ के लोग मतलबी होते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि अगर हम किसी को एक हाथ से कुछ देते हैं तो दूसरे हाथ से कुछ वापस पाने की आस कभी नहीं रखनी चाहिए। सामने वाला व्यक्ति चाहे कैसा भी क्यों ना हो, हमें अपना स्वभाव और अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। इस जीवन में जितना प्यार बांट सकते हो बांट दो, और मैं भी वही कर रही हूँ। तू और तेरी ये ज्ञान भरी बातें किसी भी काम की नहीं है। ये नया जमाना है, पुराना समय गया अब। अरे तब के लोग अलग थे और अभी के लोग अलग हैं। हाँ तो क्या हुआ, लोग बदले हैं, लेकिन मैं नहीं। जिंदगी में चाहे खुशी मिले या गम मिले, हमें कभी बदलना नहीं चाहिए। खैर, आप दोनों को मैं चाहे लाख बार ही क्यों ना समझाऊं, फिर भी आप दोनों मुझे नहीं समझने वाले। इसलिए मैं अपनी ताकत जाया नहीं करूंगी और अभी गर्मा गर्म हलवा खाऊंगी। आप दोनों भी जरा अपने मन की कड़वाहट हटाइए और अपना मुंह मीठा कर लीजिए। सिमर की बातें सुनकर वो दोनों 1 मिनट के लिए सोच में पड़ जाते हैं। ऐसे ही एक रोज जब उसे अपने छोटे ससुराल में बोर होने लगता है, तभी
मैं गाँव जाना चाहती हूँ माँ जी, बस 1 हफ्ते के लिए ही। क्या? सुबह सुबह दिमाग की दही मत कर। अगर तू यहाँ से चली गई तो मेरे बेटे की देखरेख कौन करेगा? उसकी क्या देखभाल करनी है? उसको तो अभी 1 हफ्ते की छुट्टी है। क्या? हाँ माँ। और माँ जी, मुझे यहाँ शहर में रहकर सच में बहुत बोर हो रहा है। मैं ठंड के मजे लेना चाहती हूँ। अपने गांव के बड़े मायके में वक्त बिताना चाहती हूँ। इसलिए मुझे जाने दो ना। अगर आप दोनों को दिक्कत है तो आप दोनों भी चलो मेरे साथ। देखना आपको वहां आकर बहुत अच्छा लगेगा। ना बाबा ना, ठंड में हम वहां पर बिल्कुल नहीं आएंगे। और तुम भी यही रहो। अब मेरी 1 हफ्ते की छुट्टी है ना, तो हम दोनों साथ मिलकर वक्त बिताएंगे और कहीं घूमने चले जाएंगे। यहाँ शहर में घूमना भी कोई घूमना होता है क्या भला? इससे तो मेरा गांव 100 गुना ज्यादा अच्छा है। तू गांव नहीं जाएगी। शादी किए हुए 1 साल भी नहीं हुआ है और तुझे अपने मायके जाना है। अरे क्या रखा है तेरे मायके में? वहां पर बस तेरी माँ और बाऊजी ही तो रहते हैं। बड़ा मायका बस बोलती ही रहती है, जैसे कि कोई बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है तेरी वहां पर। हाँ है, पूरा गांव मेरा मायका है माँ जी। अरे आप तो शहर में ही पैदा हुई हो। आप लोगों ने गांव में रहकर कभी देखा भी है क्या? शहर और गांव में जमीन आसमान का फर्क होता है। वहां के लोग ऐसे एक दूसरे से चिल कूद कर बिल्कुल नहीं रहते, बल्कि प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मैंने कह दिया सो कह दिया, तू गांव नहीं जाएगी। ठीक है माँ जी, अगर आप मुझे गांव नहीं जाने दोगी तो मैं यहाँ पर कोई काम ही नहीं करूंगी। बहुत हुआ अब आपका। क्या कहा? देख रितेश बेटा, इसके नाटक कितने बढ़ रहे हैं। क्या नाटक किया मैंने? बस 1 हफ्ते के लिए गाँव जाने की ही तो बात कर रही हूँ ना। और अगर आप लोगों को इतनी ही दिक्कत हो रही है तो आप दोनों भी चलो मेरे साथ। और रितेश, तुम्हें तो पूरे हफ्ते की छुट्टी है। माना कि गांव में काफी ठंड होती है और उसमें आप दोनों को दिक्कत भी होगी, लेकिन स्वेटर है, मफलर है, जुराबे, ग्लव्स जो पहनना है पहन लेना। लेकिन सच में बस एक बार आप दोनों मेरे साथ वहां पर चलो। मेरी दिल से यही चाहत है। माँ, मुझे भी अब यही लगता है कि हमें भी सिमर के साथ गाँव जाना चाहिए। क्या? हाँ माँ, मुझे भी एक ब्रेक चाहिए। मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी आराम करने के लिए ली है और वही आराम मैं गाँव जाकर कर लूंगा। आप भी अगर घूम आओगी तो आपको भी थोड़ा चेंज मिल जाएगा। इसलिए माँ, प्लीज चलते हैं ना गाँव। और माँ जी, मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि वहां पर मैं और मेरा परिवार आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। इसलिए प्लीज माँ जी, चलिए ना गाँव। हाँ माँ, प्लीज हाँ कर दो ना। बहुत सोचने के बाद वंदना हाँ कर देती है और वो सब अब गांव जाने के लिए निकल पड़ते हैं। गांव में सिमर के माता पिता गायत्री और मगनलाल उन तीनों का अच्छे से स्वागत करते हैं। बढ़िया सा खाना बनाया जाता है और सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अरे समधन जी, आपने तो ये दो दो स्वेटर पहने रखे हैं, जबकि आज तो इतनी ठंड भी नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रही हो गायत्री बहन? यहाँ ठंड से मेरी कुल्फी जम रही है और अब तो ये दो दो स्वेटर पहनने के बाद ही मुझे गर्माहट महसूस हो रही है। हाँ माँ, यहाँ गांव में तो बहुत ही ज्यादा ठंड है, लेकिन यहाँ का हर एक नजारा उतना ही खूबसूरत है। हाँ रितेश, बिल्कुल सही कहा तुमने। और माँ, बाऊजी कहाँ गए हैं? वो तो लकड़ियाँ बीनने गए हैं। शाम में आलव जलाया जाता है ना, और चूल्हे के लिए भी लकड़ियाँ खत्म हो चुकी हैं। बस आते ही होंगे। बिरजू काका के साथ उनके साइकिल पर गए हैं। अच्छा, फिर ठीक है। पहली रात तो वंदना को ठंड के मारे नींद आती ही नहीं और तभी सिमर उनके कमरे में लकड़ियां लेकर आती है। अरे ओ पगलेट, अगर आलव जलाना ही है तो बाहर आंगन में जलाना। यहाँ मेरे कमरे में क्यों लाई है तू ये लकड़ियाँ? क्योंकि मैं आलव यहीं पर जलाऊंगी। क्या? मुझे जिंदा जलाकर मारने लाई है क्या तू गाँव में? 1 मिनट, कहीं ये तेरी कोई सोची समझी साजिश तो नहीं? हे भगवान, क्या होगा आपका माँ जी?
ये कैसी बातें करती रहती हो आप? जरा वो देखिए, वहां दीवार के एक कोने में एक हिस्सा बनाया गया है, जिसके अंदर आग लगाने से सारा धुआं बाहर की तरफ जाएगा और पूरा कमरा गर्म रहेगा। हमारे यहाँ पर हीटर इस्तेमाल नहीं करते, तो यही देसी जुगाड़ काम आ जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही कमाल का जुगाड़ है फिर। कर कर, जल्दी से कर। ठंड के मारे मेरी तो जान ही निकली जा रही है। इस तरह शुरुआती के दिनों में उसे बहुत ज्यादा ठंड लगती है, पर तीसरे दिन वो साधारण स्थिति में आ जाती है। फिर उस रात घर में गायत्री और सिमर दोनों मिलकर गाजर का हलवा बनाती हैं और आस पड़ोस के सभी लोग एक साथ आकर आलव जलाकर उसके पास गोल करके बैठते हैं और मजे से खाते का पियाते हैं। अरे ओ सिमर की सासू माँ, खाइए ना, बड़े ही प्यार से बनाया है। हाँ, ये गांव के देसी गाजरों से बनाया हुआ हलवा है। यहाँ के खाने में स्वाद ही अलग होता है। और ये आनंद आप अभी नहीं उठाओगे तो कब उठाओगे फिर? जी, वो तो है। सभी साथ मिलकर गीत गाते हैं, हंसी मजाक करते हैं और ऐसे ही सुंदर रूप से वो शाम बीत जाती है। फिर रात में सोते समय, अरे सिमर बहू, आज तो मुझे वाकई में लगा कि गांव की जिंदगी कितनी अच्छी है। मैं इससे पहले कभी नहीं बैठी थी, वो भी इतने लोगों के बीच, हंसते गाते हुए। सच में आज तो मुझे बहुत मजा आया। अरे वाह, और ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है माँ जी कि आपको यहाँ पर इतना मजा आ रहा है। फिर अगले दिन वंदना देखती है कि मगनलाल और सिमर दोनों पड़ोस के बच्चों के साथ खेल खेल रहे हैं। कब से इन बच्चों का शोर सुनाई दे रहा है? आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इनका घर कहाँ पर है? ये आप कैसी बातें कर रही हो समधन जी? ये घर तो इनका ही है ना। क्या? हाँ माँ जी, बाबूजी के कहने का मतलब ये है कि ये बच्चे हमारे अपने ही हैं। गांव का हर घर हमारा ही है और हर गांव वासी के लिए हमारा घर उनका है। यहाँ मेरा तुम्हारा कुछ भी नहीं होता। और ये चंगू मंगू तो मेरे दो छोटे भाई हैं। मैं जब यहाँ पर थी तब मैं इनके साथ खूब खेला करती थी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? वंदना गायत्री को स्वेटर बुनते हुए देखकर खुद भी उससे सीखने लगती है और इस तरह उन दोनों में अच्छी बनने लगती है। देखो तो सिमर, माँ गांव के रंग में कैसे रंग चुकी है। दोनों साथ में स्वेटर बुनते हुए कितनी अच्छी लग रही है ना। हाँ रितेश, कहीं हमारी ही नजर न लग जाए। वैसे गांव आए और हम दोनों अकेले कहीं घूमने ही नहीं गए, ना ही तुम मुझे कहीं लेकर गए हो। अरे तुम्हें ही कहाँ फुर्सत है, और ये तुम्हारा गांव है ना कि मेरा गांव। तो यहाँ पर कहाँ जाना है ये तुम मुझे बताओगे ना। एक मंदिर है यहाँ पर, मेरी बहुत इच्छा है कि हम दोनों वहाँ साथ में जाएं और दर्शन करके आ जाएं। वहां से आते आते एक ढाबा है जहाँ पर एकदम स्वादिष्ट छोले भटूरे मिलते हैं, तो वो भी खाएंगे हम साथ में। ओके मेरी बीवी साहिबा, तो फिर हम दोनों वहां जाकर ही रहेंगे। फिर रितेश और सिमर दोनों अकेले में एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। मंदिर से लेकर हर जगह घूमकर आते हैं। खेत में सरसों की खेती से लेकर तबेले को शेड लगाना, गोबर के उपले तैयार करना, हर एक काम में वंदना मदद करती है। उसे गांव का ये अनुभव भाने लगता है। ऐसे ही एक रोज, ये आप दोनों क्या बना रही हो? गांव में फिर से कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया है क्या, जो इतने सारे पकवान बनाए जा रहे हैं? नहीं तो, ये सब तो हम मेले में जाकर बेचेंगे। हर साल ठंड के मौसम में गांव का सबसे बड़ा मेला लगता है, तो हम उसमें स्टॉल लगाते हैं। ये ठंड के सारे पकवान, रेवड़ी गजक, तिल और गुड़ के लड्डू, सरसों का साग, मक्के की रोटी, गाजर का हलवा, मूंगफली की पट्टी, ये सब कुछ हम वहां पर जाकर बेचेंगे। और दूसरा स्टॉल है स्वेटर, मफलर, चुराबे और कान टोपी, इन सब का, जो माँ अपने हाथों से बुनकर बनाती हैं। और स्टॉल द्वारा जितनी भी कमाई हो जाती है, उनका हम जरूरी सामान खरीद कर गरीबों की मदद कर देते हैं। क्या बात है गायत्री बहन, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो मैं भी इन सब में आप दोनों का साथ जरूर दूंगी।
क्यों नहीं माँ जी, बिल्कुल साथ दीजिए। इस तरह वंदना अब उन दोनों की मदद करती है और वो दिनों गांव के मेले में 2 स्टॉल्स लगाकर ढेर सारी कमाई करते हैं और उन पैसों का जरूरी सामान खरीद कर वो उसे गरीबों में दान कर देते हैं। और ये सब करके वंदना पहली बार बहुत खुश होती है और घर आकर वो बहुत भावुक हो जाती है। सिमर बहू, आज मुझे जीवन में पहली बार इतनी संतुष्टि महसूस हो रही है, मानो जैसे मेरा जीवन सार्थक हो गया हो। अरे, आज अचानक से आप ऐसे क्यों बोल रही हो माँ जी? मैं तुझे हमेशा गलत समझती रही, लेकिन आज तूने ही मुझे गलत साबित कर दिया। यहाँ गांव में आकर मुझे पता चला कि यहाँ पर कितना अपनापन होता है। तू इस गांव को ही अपना बड़ा मायका क्यों कहती है? सच में यहाँ के लोगों ने, इस ठंडी हवा ने मुझे भी अपना दीवाना बना दिया है। सबका इतना प्यार देखकर तन से अब मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। मन तो करता है कि अब बस यही बस जाए। क्या बात है माँ जी, आखिरकार आपको यकीन हो ही गया। हाँ बेटा, तू वहां शहर में भी हमारे मोहल्ले में सबको एक साथ जोड़कर रखती है। सबके बारे में इतना सोचना, सबके साथ अच्छे से बात करना, ये सब करके तू वहां अपना नया गांव बसा रही थी और मैं तुझे हमेशा बुरे बुरे ताने देकर कोसती रही। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए। नहीं बेटा, मांगने दे मुझे माफी। गलती मेरी ही है, लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है कि मैं कितनी भाग्यवान हूँ जो मुझे तुझ जैसी आदर्श और गुणी बहू मिली है। तुझसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, इसीलिए शुक्रिया बेटा। वंदना सिमर को अपने गले लगाती है और इस तरह अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है।